डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस कर रहे हैं सेकेंड ईयर का टॉपिक स्ट्रक्चर एंड वर्किंग मैकेनिज्म ऑफ स्ट्राइटेड मसल्स। जैसे आप लोगों ने इससे पहले के लेक्चर में देखा होगा कि मैंने स्ट्रक्चर ऑफ स्ट्राइटेड मसल्स को डिटेल से डिस्कस कर लिया था। आज हम उसके पार्ट 2 की तरफ आते हैं, जो कि वर्किंग मैकेनिज्म ऑफ स्ट्राइटेड मसल से कंसर्न है कि ये मसल्स हमारी बॉडी के अंदर कैसे काम करते हैं और इनमें क्या फिजियोलॉजिकल चेंजेस वाक़ई होती हैं ड्यूरिंग मूवमेंट। लेकिन उससे भी पहले मैं थोड़ा सा प्रीवियस लेक्चर को रीकैप करना चाहता हूँ, ताकि वो आपकी कंटिन्यूशन बन जाए और आपके जहन में वो तमाम बातें ताज़ा हो जाएं। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं थोड़ा स्ट्रक्चर, फिर उसके बाद जल्दी से स्ट्रक्चर देखने के बाद हम जाते हैं वर्किंग मैकेनिज्म की तरफ। स्टूडेंट्स, ये पिछली क्लास में हम डिस्कस कर चुके थे। आपने ये स्ट्रक्चर देखा है। यहाँ पे मसल्स बोन के साथ ज्वाइन है टेंडन के ज़रिए से। ये 3 लेयर्स बताई थी, एपीमाइजियम, पेरीमाइजियम, एंडोमाइजियम, और उसके बाद ये एक सिंगल मसल सेल कहलाता है। ये एक सिंगल मसल सेल कहलाता है, और उसके बाद इसके अंदर मौजूद है मायोफाइब्रिल। ये देखिए, यहाँ पर इस डायग्राम को और ज़्यादा क्लियर करते हैं। ये पूरा के पूरा हमारा मसल है, और इस मसल के अंदर जब हम एक फेसिकल को बाहर की तरफ मूव करते हैं या निकालते हैं, तो उसके बाद उसके अंदर भी बहुत छोटे छोटे से यूनिट्स मौजूद हैं, जिनको हम कहते हैं मसल फाइबर। ये मसल फाइबर मसल का एक सिंगल सेल कहलाता है। ये मसल फाइबर मसल की फॉर्मेशन करता है। जैसे हमारी बॉडी मुख्तलिफ सेल से मिलकर बनती है, इसी तरह से ये मसल फाइबर मिलने के बाद बहुत सारे मसल की फॉर्मेशन करते हैं। अब इन मसल फाइबर के अंदर की जानिब हम देखते हैं तो हमें और छोटे यूनिट नजर आता है, इसे हम कहते हैं मायोफाइब्रिल। एक्चुअली कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का मैकेनिज्म इस मायोफाइब्रिल के अंदर परफॉर्म होता है। इसके स्ट्रक्चर को हमने देखा था। फिर ऊपर की मेम्ब्रेन को रिमूव कर दें, या ऊपर की मेम्ब्रेन जो होती है सार्कोलीमा, सार्कोप्लाज्म अंदर की जानिब, टी ट्यूब्यूल्स, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, और उसके साथ साथ यहाँ पर मौजूद हैं एक्टिन और मायोसिन के फिलामेंट्स। ये इनकी अरेंजमेंट थी कि एक एक्टिन का फिलामेंट 3 मायोसिन के फिलामेंट से सराउंडेड होता है, और एक मायोसिन का फिलामेंट 6 एक्टिन फिलामेंट से सराउंडेड होता है। इसके बाद हमने ये कुछ जोन्स को डिस्कस किया था, ए बैंड, आई बैंड, एच बैंड, जेड लाइन, सार्कोमेयर। होपफुली ये आपके जहन में होगा और आपने इसको रिवाइज अच्छी तरह से कर लिया होगा। अब इसके बाद ये एक्टिन फिलामेंट है। इस एक्टिन फिलामेंट के 3 कंपोनेंट्स हैं, ट्रोपोनिन, एक्टिन मोनोमर्स और ट्रोपोमायोसिन। मायोसिन है, ये मायोसिन फिलामेंट है। मायोसिन फिलामेंट के अंदर ये इनके बल्बस हेड्स हैं। इनके अंदर 2 साइट्स मौजूद होती हैं। एक साइट है फॉर द अटैचमेंट ऑफ एटीपीएज यानी एंजाइम, और दूसरी है एक्टिन बाइंडिंग साइट। ये एक्टिन के साथ जाके कनेक्ट होते हैं और क्रॉस ब्रिज बनाते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। आइए देखते हैं मसल कॉन्ट्रैक्शन की मैकेनिज्म क्या है। मसल कॉन्ट्रैक्शन का जो मैकेनिज्म है, ये एक साइंटिस्ट थे हक्सले। इन्होंने स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल पेश किया। इन्होंने अपनी ऑब्जर्वेशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स में मसल फाइबर को देखते हुए पेश करी, और इनकी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक
मसल फाइबर में आपको याद होगा हमने सार्कोमियर का जिक्र किया था। तो ये जो सार्कोमियर है ये शॉर्ट भी होती है और वाइड भी होती है, डिपेंड करता है कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की इंटेंसिटी पे। जैसे कि इस मॉडल में आप देख सकते हैं कि ये सार्कोमियर है, दो जेड लाइन के दरमियान का डिस्टेंस ये सार्कोमियर कहलाता है। और जब ये मसल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो सार्कोमियर भी शॉर्ट हो रही है, और जब ये एक्सपैंड हो रहा है तो सार्कोमियर की विड्थ भी बढ़ रही है। तो ये हक्सले ने अपना एक हाइपोथेसिस पेश किया और फिर उसको बाद में एग्जामिन किया गया। मसल फाइबर या मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन की इब्तिदा होती है जब हमारे ब्रेन से इम्पल्स मसल फाइबर की जानिब ट्रांसमिट होती है। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ये जो मसल्स हैं ये वॉलंटरी मसल्स हैं, यानी ऐसे मसल्स जो हमारी मर्जी के मुताबिक काम करने वाले ऑर्गन्स के अंदर मौजूद होते हैं। अब इन मसल्स के साथ ये जो आपको एक नजर आ रहा है स्ट्रक्चर, ये एक सिंगल सेल है, मसल फाइबर है। इसके साथ कनेक्टेड आपको ये न्यूरॉन्स की एक्सॉन टर्मिनल्स नजर आ रहे हैं। इन एक्सॉन टर्मिनल्स की ये नॉब्स हैं जो इस मेम्ब्रेन के साथ कनेक्टेड होती हैं। और याद रखिएगा कि जब ये कनेक्शन बनता है जो न्यूरॉन और मसल फाइबर के दरमियान होता है तो इस रीजन को हम कहते हैं, या इस कनेक्शन को कहते हैं मोटर एंड प्लेट। क्या कहते हैं? मोटर एंड प्लेट। अब यहाँ पर आपको बहुत वाज़ेह तौर पे नजर आ रही है साइनेप्टिक वेसिकल्स भी। जब इम्पल्स ट्रांसमिट होती हैं तो ये साइनेप्टिक वेसिकल्स इस एंड की तरफ आती हैं और यहाँ पर एक केमिकल को रिलीज करती हैं। उस केमिकल या न्यूरोट्रांसमीटर का नाम है एसिटाइल कोलिन। ये एसिटाइल कोलिन रिलीज होता है, नीचे आता है, और नीचे आने के बाद आपको याद होगा जो टी ट्यूब्यूल्स हैं और उनके साथ मौजूद थी सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये वहाँ पर मौजूद प्रोटीन के चैनल्स को ओपन करता है, जिसकी वजह से इन ट्यूब्यूल्स में और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जो कैल्शियम आयंस डिपॉजिटेड होते हैं वो रिलीज हो जाते हैं और वो पहुंचते हैं मायोफाइब्रिल में मौजूद प्रोटीनिक फाइबर एक्टिन के पास। जैसे कि आपको ये कैल्शियम आयंस आते हुए नजर आ रहे। अब इस एक्टिन पूरे फिलामेंट में ये कैल्शियम आयंस अटैच होते हैं ट्रोपोनिन के मॉलिक्यूल के साथ। क्योंकि ट्रोपोनिन एक नेगेटिवली चार्ज है और ये पॉजिटिवली चार्ज कैल्शियम आयंस होते हैं, तो इनकी इंटरेक्शन इसके साथ ज़्यादा होती है। ये जब इसके साथ आगे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ये मसल की पोलैरिटी भी चेंज हो जाती है, यानी एक्टिन की, और ये डीपोलराइज होकर अपनी उन साइड्स को जो आपको यहाँ पे नजर आ रही है, ये ग्रूव्स बने हुए, इनको ओपन करता है। जस्ट लाइक ट्विस्टिंग ऑफ अ रोप, जैसे आप रस्सी है उस रस्सी को बल देते हैं तो वो रस्सी खुलना शुरू हो जाती है। इसी तरह से जब ये कैल्शियम आयंस आकर ट्रोपोनिन के साथ अटैच होते हैं तो ये जो आपको रोप लाइक स्ट्रक्चर ट्रोपोमायोसिन नजर आ रहा है, ये ट्विस्ट होता है और उसके ट्विस्ट होने की वजह से ये साइड्स, ये येलो येलो डॉट्स आपको नजर आ रहे होंगे, ये साइड्स एक्सपोज हो जाती हैं। एक्चुअली ये वो ग्रूव्स हैं जिसके साथ मायोसिन के बल्बस हेड्स आकर कनेक्ट होंगे, एक्टोमायोसिन कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन करेंगे। इस साइकिल में आप देख सकते हैं नंबर 1 पोजीशन पर मायोसिन हेड्स हाइड्रोलाइज ATP एंड बिकम्स ओरिएंटेड, रीओरिएंटेड एंड री-एनर्जाइज्ड। अब ये यहाँ पर आके ATP का मॉलिक्यूल अटैच होता है। एक मॉलिक्यूल जब ATP का अटैच होता है तो ये इस मायोसिन के हेड को एनर्जाइज करता है। ये हेड ऊपर की जानिब रेज होता है
और रेज होने के बाद ये कनेक्ट होता है, क्योंकि कैल्शियम आयन के आने की वजह से पहले ही इनकी अटैचमेंट की साइड्स एक्सपोज हो चुकी हैं। यहां से बल्बस साइड आकर इन एक्टिन फिलामेंट की एक्सपोज साइड्स के साथ कनेक्ट होता है और उसके बाद क्रॉस ब्रिज की फॉर्मेशन करता है। दिस इज कॉल्ड क्रॉस ब्रिज। एटीपी में कन्वर्ट हो जाती, फिर एक और एटीपी का मॉलिक्यूल आता है जिसके बायस ये बल्बस हेड आगे की जानिब पुश होकर इसको एक्टिन के फिलामेंट को आगे पुश करता है और दोबारा से नीचे की जानिब ले डाउन कर जाता है, और फिर दोबारा एटीपी का मॉलिक्यूल आता है, फिर ये रेज होता है, फिर इसको पुश करता है, देन अगेन ले डाउन। तो ये प्रोसेस, ये साइकिल इस तरह से चलता रहता है। आइए एक डायग्राम, एक छोटी सी वीडियो देखते हैं जिसमें इसकी वर्किंग मैकेनिज्म आपको और ज़्यादा अच्छा नज़र आएगा और समझ में आएगा किस तरह से होता है। बॉडी में 3 तरह के मसल्स हैं। ये मसल्स स्ट्राइडेड मसल्स, एटीपी कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पर होती है एटीपी की वजह से। दूसरे कार्डियक मसल्स, यहाँ पे भी एटीपी इस्तेमाल होती हैं। तीसरे स्मूथ मसल्स, यहाँ पे भी एटीपी इस्तेमाल होती है। गोया मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए एटीपी लाजमी है। अब आप इसके अल्ट्रा स्ट्रक्चर की तरफ देखिए। जैसे मैंने आपको बताया था, ये मसल फाइबर बंडल है, इसके अंदर एक सिंगल मसल फाइबर है और इसके अंदर ये मायोफाइब्रिल्स मौजूद है। ये वो नॉब है जिसका मैंने आपसे जिक्र किया था कि यहाँ से इम्पल्सेस आ रही हैं, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है यानी मोटर एंड प्लेट बन रही है। यहाँ से न्यूरोट्रांसमीटर नीचे की जानिब आ रहे हैं और इस मसल सेल के अंदर मौजूद मायोफाइब्रिल्स तक पहुँच रहे हैं। ये एक मायोफाइब्रिल का स्ट्रक्चर है। ये सार्कोमियर्स आपको नजर आ रही हैं और इन सार्कोमियर के फैलने और सिकुड़ने से मसल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है, पूरा मसल कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होता है। इसमें थिक फिलामेंट्स और थिन फिलामेंट्स मौजूद हैं जैसे कि आपको दिखाया गया था। अब ये देखिए सार्कोमियर कॉन्ट्रैक्ट हो रही है और इसके अंदर ये आपको छोटे छोटे बल्बस हेड्स मायोसिन के बने हुए नजर आ रहे हैं। ए बैंड के दरमियान में एम्ब्लाइन मौजूद है। यहाँ पर ये एक्टिन फिलामेंट्स आपको नजर आ रहे हैं जो जेड लाइन के साथ कनेक्टेड है। और अब ये कॉन्ट्रैक्शन मैकेनिज्म में आप देख सकते हैं कि सार्कोमियर कॉन्ट्रैक्ट हो रही है अकॉर्डिंग टू हक्सले थ्योरी। ये बल्बस हेड इस तरह से रेज होते हैं, जैसे आप ये देख रहे हैं। ये वाला हिस्सा इसका मीरोमायोसिन लाइट और ये हैवी मीरोमायोसिन प्रोटीन पर मुश्तमिल है। क्रॉस ब्रिज की फॉर्मेशन होती है जब एटीपी का मॉलिक्यूल यहाँ पर आता है, इसके साथ कनेक्ट होता है और साथ ही साथ एक्टिन में कैल्शियम आयंस भी आते हैं। अब आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर जो कनेक्शन हो रहा है वो एक्टिन मोनोमर्स के साथ हो रहा है। एक्टिन के ये साइड कनेक्टिंग साइड्स हैं। ये वो एटीपी है जो आपके पास अवेलेबल है, एडीपी में कन्वर्ट हुई और इस एटीपी ने इस बल्बस हेड को रेज किया, ये कनेक्ट हुआ बाइंडिंग साइड के साथ, एटीपी एडीपी में कन्वर्ट हो गई, इसने आगे की जाने पुश किया, फिर एक एटीपी का मॉलिक्यूल आता है और इस बल्बस हेड्स को नीचे की जाने ले डाउन करता है। और ये एटीपी का मॉलिक्यूल ले डाउन कर गोया क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन और ब्रेकडाउन के लिए 2 एटीपी के मॉलिक्यूल्स की जरूरत होती है और ये प्रोसेस तरह से चलता है। आप ये देख सकते हैं कि एक्टिन फिलामेंट मायोसिन के ऊपर स्लाइड कर रहा है, मायोसिन स्लाइड नहीं कर रहा, ठीक है। कैल्शियम आयंस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिलीज हुए, ये मूव करते हुए आ रहे हैं ट्रोपोनिन के मॉलिक्यूल की जानिब और ट्रोपोनिन के साथ अटैच होते हैं और अटैच होने के बाद इन्होंने अब इसको देखिएगा डीपोलराइज किया। ये ट्रोपोमायोसिन के हट जाने की वजह से ये साइट्स एक्सपोज हो गई और इन्होंने रास्ता फराहम किया अटैचमेंट का इन बल्बस हेड्स के साथ। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ये आयंस को, कैल्शियम आयंस को स्टोर करती है और बवक्ते ज़रूरत इनको रिलीज करती है। 1 सेकंड में तकरीबन
50 के करीब क्रॉस ब्रिज की फॉर्मेशन होती है, 1 सेकेंड ब्रेक होते हैं, टूटते हैं और इस तरह से मसल को कॉन्ट्रैक्ट करवाते हैं। तो यहाँ पर आप इस एनिमेशन से होपफुली समझ गए होंगे, ये बल्ज या बल्ब कहलाता है मसल, जिसके अंदर मसल कॉन्ट्रैक्शन हो चुकी होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आपको ये प्रोसेस समझ आ गया होगा इस एनिमेशन के जरिए से। एक छोटी सी डेफिनेशन, मोटर यूनिट किसे कहा जाता है? A set of all the muscle fibers innervated by the branches of a single neuron, and a single muscle is made up of many motor units. ठीक है जी, तो ये मोटर यूनिट्स की डेफिनेशन है। तो होपफुली मसल कॉन्ट्रैक्शन का मैकेनिज्म आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे ये मसल्स को एनर्जी कैसे प्रोवाइड की जाती है और कहाँ से आती है। तो ये हम अपने 3rd सेगमेंट के अंदर इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं। ठीक है जी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।